Good morning, students and my dear friends. Today is 15th of February 2023, Wednesday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. Recommended play speed for this video is 1.25x and thought of the day is success without fulfillment is the ultimate failure. और आज के मिंट पेपर की ये न्यूज़ हेडलाइंस है। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 7 न्यूज़ हेडलाइंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और डिस्कशन में हम अप्रॉक्सीमेटली 12 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे, 12 न्यूज़ हेडलाइंस कवर करेंगे, जिसमें से 5 जो हैं वो मिंट की हैं और जो रिमेनिंग है वो बिजनेस स्टैंडर्ड की हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। सेंटर प्लान्स टू बाई बैक OFS एंड PSUs फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 गोल। तो सेंटर गवर्नमेंट PSUs के बाई बैक और ऑफर फॉर सेल के लिए OFS के लिए सोचे। तो ऐसे जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे जिनको डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस में जाना था फॉर फाइनेंशियल ईयर 23, फिलहाल के लिए गवर्नमेंट उसमें बाई बैक और OFS को ऑप्शन एक्सप्लोर कर रही है। अगर गवर्नमेंट ऐसा करे तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा। रीज़न क्या है? रीज़न है अनसर्टन मार्केट कंडीशंस एंड लीगल हर्डल्स। तो कुछ लीगल हर्डल्स हैं और जिस तरीके से अडानी ग्रुप के बाद और जिस तरीके से इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है US फेडरल रिजर्व के अप्रोच के बाद, उसको देखते हुए जो ट्रांजैक्शन है प्राइवेटाइजेशन का या जो प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस है वो फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लग रही है और इसी को देखते हुए गवर्नमेंट जो है वो बाई बैक्स और OFS के ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही है। तो सीनियर ऑफिशियल के अकॉर्डिंग जो ऑन गोइंग स्ट्रेटेजिक ट्रांजैक्शन है जो कि इस साल शेड्यूल थे फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए, फ़िलहाल के लिए उनको 24 में एक्सटेंड किया जा सकता है और सम buybacks और OFS where there is no room for meeting minimum public shareholding norms can be considered। अब यहाँ पर दो टेक्निकल टर्म है, पहला OFS और दूसरा buybacks। So OFS क्या होता है? OFS for sale is a simpler method. It's a simpler method of share sale through the exchange platforms of listed companies। और सेबी ने ये मैकेनिज्म 2012 में इंडिया में स्टार्ट किया था। And what was the basic purpose of SEBI for introducing this particular OFS in 2012? The basic purpose or the basic aim for SEBI, the basic aim of SEBI was to make it easier for the promoter to public traded companies to cut their holdings and comply with minimum public shareholding norms। और फिलहाल के लिए जो मेथड जो सेबी ने इंट्रोड्यूस किया था OFS का, इसको बहुत सारी जो लिस्टेड कंपनीज हैं उन्होंने अडॉप्ट किया है, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट हों चाहे वो स्टेट रन एंटिटीज़ हों, सिंपली टू अदर द सेबीज ऑर्डर। और कुछ टाइम के बाद गवर्नमेंट जो एंटिटीज़ हैं या बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी इस OFS मेथड को यूज़ करने लगी इन ऑर्डर टू डाइवर्स इट्स शेयर होल्डिंग इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सो अनलाइक फॉलो ऑन ऑफर्स, जो फॉलो पब्लिक ऑफर्स होते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स होते हैं where companies can raise fund by issuing the fresh shares or promoters can sell their existing stakes or both, the OFS mechanism is used only existing shares are put on the block and only promoters and shareholders holding more than 10% of the share capital holding more than of 10% of the share capital in a company can come up with such issues of OFS। So basically OFS enable the existing company shareholders to sell their shares to the public through the exchange in fair and transparent manner। And what is buyback? Buybacks allow the repurchase by company of its shares from the shareholders। तो OFS और बाईबैक के थ्रू बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो कुछ शेयर्स को ट्रेड करना चाहती है। सो बाईबैक्स आर मोर फीजिबल सिंस गवर्नमेंट रिसीव ₹497 करोड़ फ्रॉम ओनली वन स्टांस ऑफ शेयर बाईबैक ऑफ गेल इन लास्ट ईयर। तो गेल का जो बाईबैक का ऑप्शन गवर्नमेंट ने फ्लोट किया था लास्ट ईयर, उससे अप्रॉक्सीमेटली 500 करोड़ की रिसीट गवर्नमेंट को हुई थी। तो गवर्नमेंट के लिए फ़िलहाल के लिए बाईबैक्स जो है वो ज़्यादा फीजिबल लग रहे हैं। और अगर हम CPSEs की परफॉर्मेंस देखें इंडेक्स में या बोल सकते हैं एक्सचेंजेस में, तो सेंसेक्स में 2021 और 2022 में जो CPSEs है यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उनके स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एज़ पर बैंक ऑफ बड़ौदा स्टडी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट। और उसी को देखते हुए प्रोबेबली गवर्नमेंट जो है OFS और बाईबैक के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहती है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन मिंट
पेज नंबर 2, होलसेल प्राइस कूल इन जैन इवन एज फूड इन्फ्लेशन जम्प्स। कल के न्यूज़ एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि जो CPI है वो RBI की टॉलरेंस लिमिट के ऊपर पहुंच गई है। उसका रीज़न हमने क्या डिस्कस किया था कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो शूट अप हो रही है। तो कल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन की बात करी थी। आज हम डिस्कस कर लेते हैं होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो जनवरी के मंथ में जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है वो अपने 8वें महीने लगातार गिरी है और पिछले 2 सालों के लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई है। इवन दो अगर फूड इन्फ्लेशन को देखें तो फूड इन्फ्लेशन एक्सेलरेट हुई है ड्यू टू द हार्डनिंग सीरियल, फ्रूट एंड मिल्क प्राइसेस, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमें होलसेल प्राइस इंडेक्स या होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन पर उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा। WPI बेस्ड इन्फ्लेशन जो है वो 4.73 रही इन द मंथ ऑफ जनवरी, जो कि दिसंबर में 4.95 थी। और अगर हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें, WPI की बात करें, तो सिंस लास्ट 1.5 ईयर WPI तो जो कंटिन्यूसली डबल डिजिट में बना हुआ था, अब इसमें मॉडरेशन स्टार्ट होना शुरू है और कंटिन्यूसली 8 महीनों से लगातार मॉडरेशन हो रहा है। दिसंबर के मंथ में WPI जो थी 4.95 थी, तो जनवरी में फिर से रिड्यूस होकर के 4.73 हो गई है और ये 2 सालों का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। तो फूड इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है, लेकिन अगर WPI कम हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोडक्ट में या सर्विसेज की प्राइस में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे कौन से सेक्शन है, ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं या सर्विसेज है जिनकी प्राइस जो है कम हुए हैं, जिसकी वजह से WPI हमें ईज होता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम देखें तो फ्यूल के प्राइसेस में हमें ईज देखने को मिल रहा है। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं वो भी थोड़ा कम हुए हैं एज पर द रिसेंटली डेटा रिलीज्ड बाय कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। तो फ्यूल प्राइसेस और मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट प्राइसेस हैं, जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हैं, उनके प्राइस थोड़े कूल डाउन हुए हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें WPI पे क्लियरली विजिबल हो रहा है। और ये लगातार चौथी बार ऐसा हुआ है कि जो WPI है वो सिंगल डिजिट में है, यानी पिछले 4 महीनों से WPI जो है सिंगल डिजिट में बनी हुई है। इससे पहले अगर हम देखें तो लगभग 18 महीनों तक, जैसे मैंने डिस्कस किया, 1 से 1.5 साल तक अप्रॉक्सीमेटली जो WPI थी वो डबल डिजिट से राइज कर रही थी। सो फाइनली अगर WPI में हमें कूल डाउन देखने को मिल रहा है तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में इसका इम्पैक्ट हमें CPI पर भी विजिबल। हालांकि CPI ने कल अपने 3 महीनों का सबसे हाईएस्ट पॉइंट रजिस्टर किया, 6.52% इन द मंथ ऑफ जनवरी। RBI की जो अपर टॉलरेंस लिमिट है उससे भी ज़्यादा, और पिछले मंथ यानी 5.72 जो कि पिछले दिसंबर मंथ का CPI था उससे भी ज़्यादा इंक्रीज रजिस्टर हुआ है CPI में। और इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि आगे आने वाले मंथ में जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा और डाउन होगी, उसमें और ईजनिंग देखने को मिलेगी। हालांकि जो CPI इन्फ्लेशन है वो एलिवेटेड रहेगी बिकॉज ऑफ द कोर इन्फ्लेशन स्टिकीनेस। और ये जितने भी टर्म है, कोर इन्फ्लेशन, WPI, CPI, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं और डिस्क्राइब सेक्शन में एक सेपरेट वीडियो भी बना है जहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के इन्फ्लेशन को देख सकते हैं। तो दिस इज द इन्फोग्राफिक अबाउट WPI इन्फ्लेशन अंडर की हेड्स। हम देख सकते हैं सीरियल, वीट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, पेट्रोल, डीजल, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। तो कंपैरिजन है ये बेसिकली पिछले मंथ से। तो आप देख सकते हैं किन किन सेक्शन, किस किस गुड्स में और कमोडिटी में हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है WPI के केस में। एंड दिस इज अ WPI इज to 2 years in 2 years low in the January। 2 साल के WPI की परफॉर्मेंस है, कितना WPI रहा हम देखते हैं डबल डिजिट से फिलहाल डिक्लाइन होना शुरू हो चुका है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 2 ऑफ मेन पेपर। NHAI InvIT may tap market for 7,000 crore। सो NHAI नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, जिसको हम NHIT के भी नाम से जानते हैं। क्या है ये NHIT? NHIT जो है वो ऑटोनॉमस गवर्नमेंट बॉडी है जो कि NHAI स्पॉन्सर्ड करती है फॉर हाईवे डेवलपमेंट। NHAI स्टैंड्स फॉर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NHAI। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के बारे में। ये एक ऑटोनॉमस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है स्पॉन्सर्ड बाई NHAI। क्या पर्पस होता है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का? सिंपली टू रेज द फंड थ्रू डिफरेंट ट्रस्ट। तो NHIT ने डिसाइड किया है, प्लान किया है कि अप्रॉक्सीमेटली 7,000 करोड़ का फंड जो है वो रेज किया जाएगा थ्रू अ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, जहाँ पर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को यूज़ किया जाएगा। तो बेसिकली 7,000 करोड़ का फंड रेज करने की बात करिए बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, और ये 3 फेजेस में किया जाएगा। 3 राउंड होंगे फंड रेज के, और अप्रॉक्सीमेटली मार्च तक ये जो है वो स्प्रेड करेगा। मार्च के इनिशियल वीक्स में ये स्प्रेड कर सकता है ये फंड रेजिंग एक्सरसाइज, और इसमें दोनों ही इन्वेस्टर्स को, डोमेस्टिक और ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इन्वाइट किया जाएगा। और अप्रॉक्सीमेटली 8% के रिटर्न पर जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को भी
ऑफर किया जा सकता है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ रिटेल इन्वेस्टर्स भी इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, फंड रेजिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हम देखें तो जो ओवरऑल फंड रेजिंग एक्सरसाइज है, ये दिस इज अ थर्ड राउंड, और ये आगे आने वाले कई राउंड में और भी होगा। तो फिलहाल के लिए थर्ड राउंड है जहाँ पर जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया गया है। इनिशियल 2 राउंड में, थर्ड राउंड में हालांकि इनवाइट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो ये फंड रेजिंग करी जा रही है, किस लिए करी जा रही है? अगर इन्वेट जो है वो उसके थ्रू फंड रेज किया जा रहा है या नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के थ्रू फंड रेज किया जा रहा है, तो बेसिकली जो रोड प्रोजेक्ट्स हैं, मैच्योर रोड प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए और कई तरह के जो और इन्वेस्टमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए रिवेन्यू सफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए और इन्वेस्टमेंट को बेसिकली अट्रैक्ट करने के लिए ये एक्सरसाइज करी जा रही है। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स। AI बाइज 540 प्लेन्स इन बिगेस्ट एवर डील। तो 540 प्लेन्स जो हैं वो AI स्टैंड्स फॉर एयर इंडिया। सो एयर इंडिया ने मंडे को एविएशन की हिस्ट्री में अभी तक की सबसे बड़ी बिगेस्ट एयरक्राफ्ट डील करी है, और जिसमें एयर इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली 540 एयरक्राफ्ट बोइंग्स और एयरबस से खरीदने की बात करी। और इसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि जो टाटा ग्रुप की एयरलाइंस है वो अपना जो एक्सपेंशन होराइजन है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करेगी इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। तो डेफिनेटली वी कैन ईजिली सी कि 540 एयरक्राफ्ट एयर बस और बोइंग से खरीदने का मतलब है दैट एयर इंडिया इज़ गोइंग फॉर ह्यूज एक्सपेंशन। और एविएशन की हिस्ट्री में अभी तक की ये बिगेस्ट एयरक्राफ्ट डील है जो कोई कंपनी खरीद रही है। और अगर हम इससे पहले के टॉप एयरक्राफ्ट ऑर्डर्स की बात करें तो अमेरिकन एयरलाइंस ने 460 एयरक्राफ्ट खरीदे थे बोइंग और एयरबस से 2011 में। उससे पहले इंडिगो ने अप्रॉक्सीमेटली 430 एयरक्राफ्ट खरीदे थे एयरबस से 2017 में। इससे पहले 300 एयरक्राफ्ट खरीदे थे एयरबस से इंडिगो ने 2019 में, और 230 एयरक्राफ्ट खरीदे थे लॉयन एयर्स ने 2012 में एयरबस से। और इससे पहले यूनाइटेड एयरलाइंस ने 100 एयरक्राफ्ट खरीदे थे प्लस 100 ऑपरेशंस फ्रॉम एयरबस इन 2022। तो ये कुछ टॉप डील्स हैं यार, और अभी तक की सबसे बड़ी या बिगेस्ट डील है इन केस ऑफ aviation history, and this is the segregation of deal. If you are interested, you can just see it. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया says China should take losses on loans to struggling poor nations। तो बेसिकली इंडिया ने चाइना को बोलते लेसन दिया या सजेस्ट किया या रिकमेंडेशन दी या बोला है कि चाइना जो है वो विलिंग हो जो ऐसे कंट्रीज़ को हेल्प करने के लिए, जो ऐसे पुअर कंट्रीज़ हैं जैसे कि श्रीलंका या जैसे अदर कंट्रीज़ हैं जो कि फ़िलहाल लोन की प्रॉब्लम्स के, लोन से लॉसेस से सफ़र कर रहे हैं, जहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, ऐसे कंट्रीज़ को स्ट्रगल से निकालने के लिए, लॉसेस से निकालने के लिए चाइना को थोड़ी विलिंगनेस शो करनी चाहिए, चाइना को अपना हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड करना चाहिए। और इंडिया ने चाइना को बोला है, बेसिकली जो हमारे मिस्टर कांत हैं उन्होंने बोला है कि चाइना को ऐसी पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए। बेसिकली चाइना जो है वो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स में जो हेल्प एक्सटेंड करी जा रही है पुअर कंट्रीज़ को, ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस है और जो लोन से एकदम पूरी तरीके से डूब गए, ऐसे कंट्रीज़ को जो हेल्प एक्सटेंड करते हैं जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, उन इंस्टीट्यूशन में चाइना जो है वो एक ब्लॉकिंग पोजीशन जनरेट कर रहा है। चाइना इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग अ हर्डल फॉर एक्सटेंडिंग द हेल्प टू दीज पुअर नेशंस और पुअर कंट्रीज़। उसी को लेते हुए इंडिया ने अपना टेक किया। उन्होंने बोला जाम्बिया और श्रीलंका जैसे कंट्रीज़ जो कि ऑलरेडी लोन के लॉसेस से, जहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस जनरेट हो चुकी है, तो चाइना को फ़िलहाल के लिए इस तरह के जो हेल्प है उसको ब्लॉक नहीं करना चाहिए। चाइना शुड नॉट टेक नेगेटिव पोजीशन ऑन दिस मल्टीलैटरल organization and is biggest bilateral creditor to developing countries to avoid taking position that could block the relief for nations such as Zambia and Sri Lanka। और इसके लिए चाइना को क्लियरली सामने आना चाहिए कि कितना डेट है चाइना का उस पर्टिकुलर कंट्री पर और कैसे उस डेट को ओवरकम किया जा सकता है, कैसे सेटल डाउन किया जा सकता है। ऐसा बोला है हमारे जो शेरपा हैं G20 प्रेसिडेंसी के मिस्टर अमिताभ कांत। तो बेसिकली चाइना को क्रिटिसाइज़ करते हुए बोला गया कि आप जो इस तरह के माहौल क्रिएट कर रहे हैं, जिस तरह के हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं उसको छोड़िए, और जो पुअर नेशंस हैं श्रीलंका, जाम्बिया, जो कि क्राइसिस, लोन क्राइसिस की सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उनको आपको हेल्प करना चाहिए और क्लियरली बताइए कि कितना आपका लोन है और कैसे उसको सेटल किया जा सकता है और कैसे डिफरेंट मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन जो है वो इन पुअर कंट्रीज़ को हेल्प एक्सटेंड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल जो कि पेज नंबर 4 पर दिया है। पहला आर्टिकल, शेयर ऑफ यूएस इन इंडिया क्रूड बास्केट rises to record 14% in December। इंडिया ने सब्सटेंशियली इंक्रीज किया है क्रूड ऑयल का इंपोर्ट यूएस से, और जिसकी वजह से जो यूएस
का जो शेयर है इंडिया की क्रूड बास्केट में अप्रॉक्सीमेटली 14.3% तक पहुंच गया है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने रिसेंटली डेटा पब्लिश किया है और उसके अकॉर्डिंग इंडिया हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द क्रूड ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए, और इसी इंक्रीज की वजह से जो यूएसए का शेयर है इंडिया के क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट में वो 14.3% तक आ गया है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। हालांकि अगर रशिया की बात करें तो रशिया अभी भी इंडिया का टॉप सोर्स है इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल शेयर और क्रूड ऑयल इंपोर्ट, और अप्रॉक्सीमेटली 21.2% जो शेयर है वो केवल और केवल रशिया का है। और इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स है उसमें इराक जो है 16.9%, यूएई 6%, कुवैत 4.2%। और इंटेंशनली इंडिया जो है इस तरह के जो सेंट्रल एशियाज़ के कंट्रीज़ हैं जो उनसे अपना फ़िलहाल के लिए अपनी डिपेंडेंसी जो है वो रिड्यूस करा, और इसीलिए इंडिया ने इंटेंशनली यूएसए से अपना जो इंपोर्ट है वो इंक्रीज़ किया है, ऐसा कहना है एक्सपर्ट का। तो इराक, यूएई, कुवैत जैसे कंट्रीज़ पर जो डिपेंडेंसी है इंडिया की क्रूड ऑयल को लेकर के उसको रिड्यूस करने के लिए इंडिया ने यूएसए को ऑप्ट किया, और यूएसए से कंटिन्यूसली इंडिया का जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। इन दिसंबर क्रूड ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए शूट अप टू 93% इंक्रीज देखने को मिला है इंपोर्ट में, यूएसए से इंपोर्ट में। अप्रॉक्सीमेटली 3.9 मिलियन टन का इंडिया ने क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया यूएसए से इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो पिछले महीने के कंपैरिजन में 93% इंक्रीज, या मतलब पिछले कॉरस्पॉन्डिंग ईयर के कंपैरिजन में 93% इंक्रीज देखने को मिल रहा है यूएस क्रूड ऑयल इंपोर्ट में। और अगर इसे 2 साल पहले की हम बात करें, जस्ट 2 या 3 साल पहले की, यानी 2017 का अगर हम डेटा देखें तो 2017 में इंडिया ने कोई भी क्रूड ऑयल का अमाउंट इंपोर्ट नहीं किया था यूएसए से। तो हम देखें 2017 के बाद से 2022 तक पहुंचते जो यूएसए है उसका शेयर जो है 4.13% तक इंक्रीज कर गया। एंड दिस इज अ इंटेंशनल स्ट्रैटेजी दैट इंडिया इज फॉलोइंग। इंडिया जो चाह रहा है कि सेंट्रल एशिया में जो डिपेंडेंसी है उसकी वो फिलहाल के लिए वेस्ट और सेंट्रल एशिया में वो रिड्यूस हो। और ये स्टार्ट कब से, तो बेसिकली ट्रम्प की प्रेसिडेंसी में ये स्टार्ट होता है, जबकि ट्रम्प ने इंडिया पर एलिगेशन लगाए थे कि इंडिया जो है वो ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है यूएसए के साथ और काफ़ी लॉन्ग टाइम से कर रहा है, और इसीलिए अमेरिका फर्स्ट अप्रोच को उन्होंने प्रमोट किया था, और इसके बाद से इंडिया ने स्टार्ट किया था यूएसए से फिलहाल के लिए क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना, और उसी ड्यूरेशन में इंडिया को टैरिफ किंग भी बोला गया था। तो प्रोबेबली इसके बहुत सारे रीजंस हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द सप्लाई चेन, और यूएसए से अपने रिलेशन को इंप्रूव करने के लिए जो ट्रेड सरप्लस के एलिगेशन हमेशा इंडिया पर लगते हैं उसको भी सेटल डाउन करने के लिए ये इंडिया ने इंपोर्ट जो है वो स्टार्ट किया था। पर ओवरऑल अब यूएसए जो है एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, इंपोर्टिंग कंट्री बन गया है इंडिया के लिए। एंड दिस इज अ शेयर ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम यूएसए एंड शेयर ऑफ कंट्रीज इन इंडियाज क्रूड ऑयल इंपोर्ट बास्केट। तो ईरान, रशिया, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड यूएसए। तो हम देख सकते हैं सबके केसेस में अप्रॉक्सीमेटली सऊदी अरेबिया में भी डिक्लाइन है, यूएई में भी डिक्लाइन है, और यूएस में हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, रशिया में भी हमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला, इराक के केस में डिक्लाइन है क्योंकि हमारा पहले बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था ईरान। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। फेम टू सेंटर पुशेस स्टेट्स टू प्लेस मोर ई बस ऑर्डर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एमएचआई जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को पुश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बस के ऑर्डर जो है वो प्लेस किए जाएं इन ऑर्डर टू मीट द टारगेट ऑफ 7,000 इलेक्ट्रिक बसेस अंडर द फास्टर अडॉप्शन ऑफ एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो फेम 2 की स्कीम का जो सेकेंड फेज है उसके जो टारगेट को अचीव करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री है मतलब सीधे बोले सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स को परस्यू कर रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बस के ऑर्डर करें, जैसे कि जो 7,090 का टारगेट रखा गया था वो मीट आउट हो सके, क्योंकि जो स्कीम है वो इस साल के लिए एंड हो रही है या इस साल में वो स्कीम खत्म हो रही है। बट द डिप्लॉयमेंट ऑफ द ई बसेज बाय द स्टेट अंडर द प्लान स्टैंड्स ओनली एट 30%, यानी अभी केवल 2,232 इलेक्ट्रिक बसेस ही स्टेट्स ने जो है वो ऑर्डर करी हैं, जबकि जो टारगेट है वो 7,090 का है। तो मिनिस्ट्री ने इस साल के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3,000 बसेस का जो ऑर्डर है वो सेट किया है बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर। और डेफिनेटली इस टारगेट को अचीव करने के लिए मिनिस्ट्री जो है वो स्टेट्स गवर्नमेंट लाइक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका से रिक्वेस्ट कर रही है, उन्हें पुश कर रही है कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करें। इवन जो 1,506 बसेस रिमेनिंग है, जो टारगेट में रिमेनिंग है, उसको भी ऑर्डर करें। तो बेसिकली सेंटर जो है वो स्टेट्स को पुश कर रही फॉर ऑर्डरिंग मोर एंड मोर इलेक्ट्रिक बसेस। सिंस फेम 2 लॉन्च इन अप्रैल 2019 अप्रॉक्सीमेटली 6,315 इलेक्ट्रिक
को सैंक्शन किया गया था। कितने सिटीज़ के लिए? 65 सिटीज़ के लिए फॉर स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग एंड स्टेट गवर्नमेंट एंटिटीज़ फॉर इंट्रा सिटी ऑपरेशन। तो इंटर सिटी ऑपरेशंस, इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6,315 बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस को सैंक्शन किया था। फेम 2 जो कि 2019 में लॉन्च हुई थी। हालांकि अभी तक फिलहाल की अगर हम देखें तो जो स्टेट्स हैं वो केवल 3,738 बसेस ही सिक्योर कर पाई हैं। रिमेनिंग जो है टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर फेम 2 को देखें तो फेम 2 ने अप्रॉक्सीमेटली 10,000 करोड़ का आउटले डिसाइड किया था फॉर 3 ईयर्स पीरियड, जो कि इस साल एंड हो रहा है, यानी 2023 में एंड हो रहा है। हालांकि गवर्नमेंट ने इसको मार्च 2024 तक एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन फिर भी अभी भी जो टारगेट सेट किए गए थे फेम 2 में वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, तो उनको अचीव करने के लिए डेफिनेटली जो स्टेट्स हैं उनको पुश किया जा रहा है। हालांकि जो स्टेट्स हैं वो बहुत कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक बसेस को खरीदने के लिए, स्पेशली ऐसे स्टेट जहाँ पर एंटी बीजेपी रूलिंग है। सम स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब हैव शोन वेरी लिटिल इंटरेस्ट इन बाइंग दिस इलेक्ट्रिक बसेस। सीधा रीज़न पॉलिटिकल भी है इस केस में। सो दिस इज अ ग्रीन राइट। अप्रॉक्सीमेटली 7,090 बसेस का डिप्लॉयमेंट का टारगेट रखा गया था। सेंक्शन करी गई थी 6,315, टेंडर इशू हुए 3,738 के। डिप्लॉयमेंट अभी तक केवल 2,232 बसेस का हुआ है। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। ब्लैकस्टोन बुलिश ऑन इंडिया स्टोरी डिस्पाइट सम बम्स। तो रिसेंटली जिस तरीके से इंडियन स्टॉक मार्केट में अडानी क्राइसिस के बाद हमें बम्स देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद से और हिंडनबर्ग्स की रिपोर्ट के बाद से जिस तरीके से इंडियन जो प्राइवेट इक्विटी और जो शेयर मार्केट है जिस तरीके से फ्लैक्चुएट कर रही है, उसको देखते हुए जो अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी मेजर ब्लैकस्टोन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया की जो मार्केट है वो बुलिश ही रहेगी आगे आने वाले टाइम में। जो इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो बुलिश ही रहेगी, और इसके अकॉर्डिंग जो ब्लैकस्टोन है वो आने वाले टाइम में इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर में और रियल स्टेट प्रोजेक्ट में और ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। तो बेसिकली ब्लैकस्टोन के अकॉर्डिंग कुछ हमें हिकअप्स देखने को मिलेंगे, सम बम्प्स देखने को मिलेंगे। इन स्पाइट ऑफ दैट इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है वो पॉजिटिव रहेगी, बुलिश मार्केट रहेगी, और इसी के अकॉर्डिंग जो ब्लैकस्टोन है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल स्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा। तो लॉन्ग टर्म जो व्यू है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो ग्रोथ है वो हायर है, और इसीलिए जो कंपनीज हैं दे आर रेडी फॉर इन्वेस्टिंग मोर इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल स्टेट सेक्टर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एट $70 बिलियन एयर इंडिया सील्स वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट डील। हमने डिस्कस कर लिया कि अप्रॉक्सीमेटली 540 एयरक्राफ्ट जो है वो एक्वायर कर रहा है एयर इंडिया। लगभग $70 बिलियन की डील हुई है एयरबस और बोइंग से, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ये न्यूज़। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। HDFC launches bond sale worth ₹25K crores। तो लीडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC ने अप्रॉक्सीमेटली 25,000 करोड़ के जो बॉन्ड हैं उसकी सेल अनाउंस करी है। एंड दिस इज मार्किंग द लार्जेस्ट एवर डेट इशुएंस बाय एनी इंडियन कंपनी। अभी तक ये सबसे बड़ा डेट इशू है जो किसी इंडियन कंपनी ने अलाउ किया। इससे पहले पीरामल फाइनेंस के पास ये टैग था जो कि 2016 में था, और इसके बाद अब HDFC के पास ये टैग है अप्रॉक्सीमेटली 25,000 करोड़ का की वर्थ का बॉन्ड सेल अनाउंस करने जा रहा है HDFC। और डेफिनेटली इससे जो कंपनी का जो मर्जर हुआ है HDFC उसमें हेल्प मिलेगी। ये फंड रेजिंग एक्सरसाइज उस पर्टिकुलर प्रोसेस में हेल्प करेगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट WPI इन्फ्लेशन कूल्स टू 2 ईयर्स लो 4.7%। ये भी न्यूज़ हम मिंट में कवर कर चुके हैं। पिछले 2 सालों के सबसे लोएस्ट पॉइंट में WPI इन्फ्लेशन पहुंच गई। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टैक्स डेट सर्वे ऑफिसर्स ऑफ BBC इन दिल्ली एंड मुंबई। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्यूसडे को सर्वे ऑपरेशन कंडक्ट किए। कहाँ? BBC के ऑफिसेस में, दिल्ली और मुंबई के जो BBC के ऑफिसेस हैं वहाँ पर सर्वे इंस्पेक्शन किया, हम सीधे बोल सकते हैं इन्वेस्टिगेशन किया, इंस्पेक्शन किया, रेड मारी। किस लिए मारी? इन्वेस्टिगेशन किया था अगेंस्ट द टैक्स इवेजन प्रैक्टिसेस। तो कि टैक्स इवेजन प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रहा है BBC पर। उसी के लिए जो BBC के दिल्ली और मुंबई के ऑफिसेस हैं उन पर इन्वेस्टिगेशन और सर्वे किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। हालांकि इसको लेकर के बहुत ज़्यादा एलिगेशन भी आ रहे हैं करंट गवर्नमेंट में कि दिस इज अ पॉलिटिकल action taken by the ruling party in order to avoid certain negative news or negative aspect in reporting. Overall BBC के दिल्ली और मुंबई ऑफिसेस में टैक्स डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन रेड करी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर बता सकते हैं व्हाट इज दिस BBC बेसिकली है क्या। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। इफ यू वांट लेक्चर PDF you can join me on Telegram channel. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.